नमस्कार दोस्तों। हम सब सुनील गुप्ता की दुनिया में थे, किताब ब्लैक वॉरेंट में, जिसमें इस एपिसोड में वो बताएंगे कि उन्होंने तिहाड़ जेल, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जेल है, उसमें पहली फांसी जो कि रंगा बिल्ला की थी वो देखी और उसकी पूरी डिटेल्स इसमें दी। जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला और कुलजीत सिंह उर्फ रंगा दोनों ही अपने शुरुआती 20वें सालों में थे और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखते थे। मैं अभी भी उन्हें उनकी अलग अलग पर्सनालिटीज से पहचान सकता हूँ। तिहाड़ में रंगा का नाम रंगा खुश था। वह 24 साल का था, लगभग 6 फुट लंबा और जेल में काफी खुश दिखता था। वो बार बार ये लाइन इस्तेमाल करता था कि रंगा खुश है, रंगा खुश है। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसने ये लाइन किसी फिल्म के डायलॉग से ली थी और इसे बार बार इस्तेमाल करता था, जैसे कि खुद को वह ये विश्वास दिलाने के लिए कि वह एक खुश जगह में है और डेथ रो पर नहीं है। उसने अंत तक अपनी चीयरफुल पर्सनालिटी को बनाए रखा। इसके विपरीत 22 साल का बिल्ला, जो काफी छोटा था, केवल लगभग 5.5 फुट लंबा, जेल में छिपता फिरता था। रंगा जेल कम्युनिटी के डेली लाइफ में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन बिल्ला किसी से बात नहीं करता था। वह हमें बार बार बताता था कि उसे फंसाया गया है और झूठा आरोप लगाया गया है। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि वे अपने विजिटिंग फैमिली से कहता था कि मुझे एक लॉयर लाओ, मुझे बेल दिलाओ। इसके विपरीत जब रंगा का परिवार उससे मिलने आता था तो वह उन्हें गले लगाता था और उस मोमेंट को खुशी से जीता था और फिर आगे बढ़ जाता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि रंगा सच में मानता था कि उसका क्राइम बिल्ला से कम था और उसने गीता और संजय को मुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्ला ने उसे रोका था। ये क्राइम से इनकार सभी कॉन्विक्टेड प्रिजन्स में आम नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि ये सभी रेपिस्ट के लिए सच है। बहुत सारे लोग विक्टिम्स को दोष देते हैं। वे कहेंगे कि ये रेप नहीं था, ये कंसेंसुअल सेक्स था और जो विक्टिम थी वो उनको सजा देना चाहती थी। फिर ऐसे रेपिस्ट भी हैं जो कहते हैं कि उन्हें सहमति थी, कि महिला तैयार थी, लेकिन वे कभी नहीं बता सकते कि उसने पुलिस में शिकायत क्यों की। कुछ रेपिस्ट ये भी कहते हैं कि ये एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट था और वे परिस्थितियों के शिकार थे। हाँ, कई वेरिएशंस ऐसे हैं कि जहां पर ये क्रिमिनल्स अपने आप को खुद क्लीन चिट देते हैं। बेशक रंगा अंत तक ये मानता रहा कि जब उन्होंने किडनैपिंग फॉर रैंसम की प्लानिंग की थी तो उसमें कभी रेप और मर्डर शामिल नहीं था। ये तभी हुआ जब बिल्ला ने गीता को देखा। रंगा का दावा है कि वह उसके प्रति आकर्षित हो गया और एक सिंपल किडनैप और रॉबरी को दिल्ली के सबसे एनिमलिस्टिक रेप और मर्डर केस में बदल दिया, जो उस समय तक सुना गया था। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि ये सब इसलिए कहता हूँ क्योंकि कैदियों की साइकोलॉजिकल स्टेट्स पर काफी ध्यान दिया जाता है, खासकर डेथ रो पर होने वालों की। तिहाड़ में हम आमतौर पर उन पर नजर रखते थे और नोट्स बनाते थे, लेकिन अन्य राज्यों में जेलर्स को एक्सटेंसिव साइकोलॉजिकल स्टडी रिपोर्ट्स भरने के लिए कहा जाता था। इसमें आदतें, टेम्परामेंट, कंडक्ट, फिजिकल एंड मेंटल हिस्ट्री, क्या कैदी एक टूटे और विषैले घर से आया है, आदि के नोट्स मांगे जाते थे। बिल्ला और रंगा पर हमारी सभी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ने हमें एक ही रिजल्ट पर पहुंचाया। वे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उन्हें करीब रखने से वे एक दूसरे पर फिजिकल अटैक कर सकते थे। कोर्ट एक ब्लैक वारंट जारी करता जो एक कॉन्विक्ट की फांसी की तारीख और समय की पुष्टि करता। एक बार जारी होने पर कैदी को बताया जाता था कि उसे कब फांसी दी जाएगी। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि मेरे अनुभव में लोग इस जानकारी पर केवल दो तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं। या तो वे लड़ाई करते हैं, चिल्लाते हैं खुद को, या आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और मूल रूप से वॉयलेंस पर उतर आते हैं, या वे गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक तरह से जीवन से स्तब्ध होकर अलग हो जाते हैं। बिल्ला और रंगा के बीच हमें इन दोनों प्रतिक्रियाओं के उदाहरण मिले। अगर डिप्रेशन गंभीर मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है तो नियम कैदी की फांसी की अनुमति नहीं देते। लॉजिक ये है कि कैदी सही नहीं होगा। ये न्याय के सिद्धांत के खिलाफ भी है। एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति एक रक्षाहीन व्यक्ति होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन समाप्त करके क्या आप वास्तव में समाज को बेहतर बना रहे हैं? ये सुनील गुप्ता जी कहते हैं। ये केवल क्लिनिकल सर्टिफाइबल पागलपन है जो फांसी को रोक सकता है। उदाहरण के लिए सुंदर सिंह के केस में 2014 में जमीन विवाद पर
5 रिश्तेदारों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए सुंदर सिंह ने डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करवा लिया। हालांकि तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी थी। इस केस में जैसे ही वारंट जारी हुआ और कैदियों को डेथ सेल में रखा गया, तिहाड़ के हैंगमैन को सम्मन भेज दिया गया। फकीर पंजाब के फरीदकोट से और कालू मेरठ जेल से। सुनील गुप्ता जी ये भी बताते हैं कि इन दोनों ने तिहाड़ जेल में मेरे समय के दौरान देखे गए अधिकांश 8 फांसियों का संचालन किया। वास्तव में फांसी देना फकीरा और कालू की जेल अधिकारियों के रूप में जिम्मेदारियों का केवल एक हिस्सा था। फांसी एक अच्छी भुगतान वाली नौकरी थी। प्रत्येक फांसी के लिए उन्हें 150 रुपए मिलते थे और तिहाड़ में लाने और फरीदकोट और मेरठ तक सुरक्षित लौटाने के लिए एक विशेष एस्कॉर्ट मिलता था। उन्हें रहने की जगह दी जाती थी और उनके भोजन का ध्यान रखा जाता था। नौकरी हालांकि बहुत कौशलपूर्ण थी और दोनों कालू और फकीरा इसमें बहुत गर्व महसूस करते थे। कालू का नाम शायद उसकी डार्क स्किन के कारण पड़ा था, लेकिन फकीरा जो कालू से भी ज्यादा डार्क था, उसे भूत कहा जाता था। उसकी बड़ी मूछें थी और वह हमेशा पंजाबी में जोक्स करता था, जिससे हम सब बहुत हंसते थे। कालू काफी बड़ा था, गोल मटोल और दोनों में से शांत था। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, एक हैंगमैन की नौकरी अजीब रस्मों के साथ आती है। हमें प्रोटोकॉल का बहुत सावधानी से पालन करना होता है, क्योंकि कौन मौत के दरवाजे से खिलवाड़ करना चाहेगा। ऐसी ही एक प्रथा है हैंगमैन को एक बोतल शराब देने की। हम उन्हें ओल्ड मॉन्क रम देते थे। जेल के अंदर शराब का सेवन सख्त वर्जित था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, नियमों का उल्लंघन न केवल कैदियों द्वारा बल्कि जेलरों द्वारा भी किया जाता था। इस विशेष परंपरा में फांसी से पहले जल्लाद जितनी चाहे उतनी शराब पी सकता था। सुनील गुप्ता जी और आगे बताते हैं, मुझे बंगाल में हैंगमैन नाटा मलिक का इंटरव्यू याद है, जहां उन्होंने भारी शराब पीने की बात स्वीकार की थी। वे घंटों पहले खाना बंद कर देते थे और किसी भी भावना से खुद को दूर करने के लिए बस पीते थे। मुझे नहीं पता कि कालू और फकीरा भी ऐसा ही करते थे, लेकिन वे अपनी रम की बोतल पाकर बहुत खुश लगते थे। नाटा मलिक की एक और रस्म भी थी। वे अपना काम करने के बाद उस फांसी के तख्ते पर कुछ शराब डाल देते थे। उन्होंने कहा कि ये उस आदमी की आत्मा के लिए था जिसे उन्होंने फांसी दी थी। फांसी की तारीख से 1 सप्ताह पहले कैदियों को डेथ सेल में रखा जाता था। तिहाड़ का ये विशेष विभाग केवल उन्हीं को रखता था जो डेथ रो के अंतिम चरण में होते थे। फांसी का क्षेत्र इसी बिल्डिंग के भीतर बनाया गया है, जो अन्य कैदियों से पूरी तरह से अलग है, ताकि उन्हें तैयारियों को देखने से बचाया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय कहते हैं कि एकांत कारावास यातना का एक रूप है और किसी पर भी लागू नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन डेथ सेल को बिल्कुल आवश्यक माना जाता था। इसलिए वे तमिलनाडु स्पेशल पुलिस टीएसपी के गार्ड्स की निरंतर निगरानी में रहते थे। ये गार्ड्स 2 घंटे की शिफ्ट में तैनात रहते थे और उन्हें कैदी से अपनी नजरें हटाने की अनुमति नहीं थी। सुनील गुप्ता जी आगे बताते हैं कि ये मूल रूप से सुसाइड वॉच थी, इसलिए गार्ड्स के सभी निजी सामान ले लिए जाते थे, जिसमें पजामा की डोरी जैसे आइटम भी शामिल थे, जिनका उपयोग कैदी खुद की जान लेने के लिए कर सकते थे और उन्हें किसी भी विजिटर की अनुमति नहीं थी, सिवाय एक अंतिम मुलाकात के परिवार और दोस्तों के साथ। संयोग से ये कैदी पर निर्भर था कि वह अंतिम मुलाकात चाहता है या नहीं। सुनील गुप्ता जी बताते हैं कि कुछ लोग इसे नहीं चुनते थे और डेथ रो वाले कैदी को वसीयत लिखने का मौका भी दिया जाता था और जिला मजिस्ट्रेट को इसे गवाह करने के लिए बुलाया जाता था। एक 24 घंटे के चक्र में कैदी को केवल आधे घंटे के लिए बाहर घूमने दिया जाता था। बाकी समय उसे खुद को मरने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होता था। बिल्ला और रंगा के लिए ब्लैक वारंट जारी होने की खबर प्रेस तक पहुंच गई। सुनील गुप्ता जी ने बताया, मुझे नहीं पता कि ये खबर लीक होने का सोर्स क्या था, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स की जर्नलिस्ट प्रभा दत्त ने बिल्ला और रंगा का इंटरव्यू लेने के लिए सुपरिंटेंडेंट को पिटीशन दायर की। जब जेल अधिकारियों ने इनकार किया तो वह हाई कोर्ट में गई और जल्द ही कई अन्य जर्नलिस्ट के सहित न्यूज एजेंसीज भी शामिल हो गई।
अपनी पिटीशन में प्रभा दत्त ने कहा कि उनकी कहानी सुनना महत्वपूर्ण था और एक लैंडमार्क जजमेंट में हाई कोर्ट ने सहमति व्यक्त की कि बशर्ते दोनों उनसे मिलना चाहते हों। 30th ऑफ जनवरी 1982 को एक अभूतपूर्व कदम में 5 पत्रकारों के समूह को बिल्ला और रंगा से आखिरी बार बात करने के लिए तिहाड़ के अंदर ले जाया गया। हालांकि रंगा ने प्रभा दत्त या अन्य से बात करने के लिए सहमति नहीं दी। उन सीमित मिनटों में जो रिपोर्टर्स को बिल्ला से बातचीत करने की अनुमति थी, उसने आखिरी बार अपनी बेगुनाही की दुहाई दी। सुनील गुप्ता जी ने बताया कि फांसी से एक रात पहले मैं डेथ सेल के बाहर ड्यूटी पर था 3 अन्य अधिकारियों के साथ। हमें ये सुनिश्चित करना था कि उनके लिए तैनात गार्ड्स अपना काम कर रहे हैं। हम इंतजार करते रहे। उस दिन अपने मूड का वर्णन करने के लिए शब्द ढूंढना मुश्किल था। सुनील गुप्ता जी बताते हैं कि मैं उस रात खाना नहीं खा सका क्योंकि जो आने वाला था और जो एंजाइटी मैं अनुभव कर रहा था, उससे मुझे थोड़ा अपराध बोध महसूस हो रहा था। हर घंटे या उससे भी अधिक मैं उनके सेल की ओर चलता था, ये देखने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं। मुझसे उलट रंगा ने शांतिपूर्वक अपना रात को खाना खाया और किसी भी अन्य रात की तरह सोने के लिए चला गया, ना कि अपनी आखिरी रात की तरह। दूसरी ओर बिल्ला ने ना तो खाना खाया और ना ही वह सोया। वे अपने सेल के अंदर घूमता रहा, अपने आप से बड़बड़ाता रहा और जो कोई सुनना चाहता था उसे बताता रहा कि वह निर्दोष है। लेकिन उसके दावे बहरे कानों पर गिरते थे। उनकी दया याचिकाएं खत्म हो चुकी थी और हालांकि तिहाड़ के इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण थे जब फांसी अंतिम क्षण में रोकी गई थी, इस मामले में किसी भी आखिरी मिनट के हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं थी। ऐसे ही एक मामले में एक महिला कैदी की फांसी तब रोक दी गई थी जब एक अंतिम मेडिकल टेस्ट में पता चला कि वह प्रेग्नेंट थी। लेकिन लोग कितने भी जघन्य अपराध कर लें, आप उनके साथ एक रिश्ता विकसित करते हैं और जब आप उन्हें मौत के डर से रोते हुए देखते हैं तो भी आप प्रभावित होते हैं। रंगा ने बिल्ला के आंसुओं को देखा और उसका मजाक उड़ाया। देखो, मर्द होकर रो रहा है। अगली सुबह 31 ऑफ जनवरी 1982 को तिहाड़ अपने अगले दिन के लिए तैयार था। पूरी जेल रोड बंद कर दी गई थी। मीडिया बाहर खड़ा था, कुछ भी पाने की उम्मीद में। बेशक वे कुछ भी नहीं देख पाएंगे, यहाँ तक कि विजिटिंग फैमिली मेंबर्स की एक झलक भी नहीं, क्योंकि फांसी कोठरी सबसे छिपा हुआ क्षेत्र है और सार्वजनिक दृष्टि से अच्छी तरह से छुपा हुआ है। इस फांसी कक्ष को अलग करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय फांसी के प्लेटफॉर्म के साथ एक कुआं जो 15 फीट गहरा है। कुएं को 2 लकड़ी के तख्तों से ढका गया था जिस पर कैदी खड़े थे। उनके सिर के ऊपर एक धातु की बार से फांसी का फंदा लटका होता है। साइड में एक लिवर होता है और जब उसे खींचा जाता है तो लकड़ी के तख्ते अलग हो जाते हैं जिससे कैदी अचानक निलंबित हो जाते हैं। सुनील गुप्ता जी ने लिखा कि सिद्धांत रूप में यह तत्काल मृत्यु की ओर ले जाना चाहिए, लेकिन हमें जल्द ही पता चला कि ये अलग अलग होता है। बिल्ला और रंगा को जब वे जागे तो एक कप चाय दी गई। उन्हें सख्ती से निर्देश दिया गया। उनसे आखिरी बार पूछा गया कि क्या वो मजिस्ट्रेट को अपनी वसीयत नोट कराने के लिए यहाँ पर चाहते हैं। बिल्ला और रंगा दोनों ने इनकार कर दिया। कैदियों को फिर नहाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें काले कपड़े पहनाए जाते हैं। उनके हाथ और पैर में हथकड़ी लगाई जाती है और ब्लैक वारंट में बताए गए समय से ठीक 10 मिनट पहले उन्हें फांसी के प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। सुनील गुप्ता जी ने बताया कि जहां तक नियमों का सवाल है, महाराष्ट्र एक राज्य है जो कैदी के परिवार को अगर वे चाहें तो उनकी फांसी देखने की अनुमति देता है, लेकिन दिल्ली राज्य के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और केवल जेल अधिकारी ही उपस्थित होते हैं। और इसलिए उस सुबह हम देखते हैं कि फांसी का फंदा बिल्ला और रंगा के गले में डाला गया और उनके चेहरे ढक दिए गए ताकि वे देख ना सकें कि उनके आसपास क्या हो रहा है। बिल्ला रो रहा था लेकिन रंगा अंत तक विजयी था। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि जेल मैनुअल के प्रावधान के अनुसार जेल के सुपरिंटेंडेंट को हैंगमैन को निर्देश देना होता है कि वह उस वुडन प्लैंक का लीवर खींचे जिस पर फांसी के कैदी खड़े होते हैं। हैंगमैन होते हैं जल्लाद जिन्होंने रस्सी खींच करके फांसी देनी होती है। उस समय के सुपरिंटेंडेंट AB शुक्ला ने लाल रंग का रुमाल लहराकर हैंगमैन को
लीवर खींचने का सिग्नल दिया। वे अपने दोस्तों को ये लाल रुमाल दिखाते थे, जो इस बात से अचंभित होते थे कि ये वही रुमाल है जिसका उपयोग रंगा और बिल्ला को फांसी के सिग्नल के लिए किया गया था। जैसे ही वे अपनी मृत्यु की ओर गिरे, तो सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि उन्होंने देखा कि उनके चेहरों का रंग बदल गया। ऐसे लगता था कि जैसे त्वचा का रंग बदलकर काला हो जाता है, डर से। एक डर जो उनकी आंखों में पारदर्शी था। और इससे पहले कि हम समझ पाते कि क्या हुआ, कालू ने फकीरा की सहायता से लिवर खींचा और बिल्ला और रंगा कुएं में गिर गए। हमारे जेल मैनुअल हमें बताते हैं कि इन मामलों में मृत्यु तत्काल होती, पट्टे का अचानक गिरना और हवा में प्रेशर से गर्दन का टूट जाना, जिससे मृत्यु हो जाती है। ये आदर्श स्थिति है जो हैंगमैन का लक्ष्य होता है। लेकिन मेरी पहली फांसी में कुछ बहुत अजीब हुआ। प्रोटोकॉल के अनुसार जब डॉक्टर ने 2 घंटे बाद दोनों की जांच की, तो ये पाया गया कि बिल्ला की मृत्यु हो चुकी थी, रंगा में अभी भी जान थी। हमें बताया गया क्योंकि वह पतला और लंबा था और उसने अपनी सांस रोकी थी, वह फांसी से बचने में सफल रहा था। इसलिए एक जेल स्टाफ को उसका काम सौंपा गया कि वह कुएं में उसके लटकते शरीर को नीचे करें और उसके पैरों को खींचें। गार्ड ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और इस तरह रंगा के जीवन की अंतिम सांस समाप्त हुई। लेकिन उस समय किसी को पता नहीं चला, यहाँ ज्यादा प्रवाह नहीं हुई। ना तो बिल्ला और ना ही रंगा के परिवार उनके शवों को लेने आए और उन्हें अंतिम संस्कार करना हमारे ऊपर ही छोड़ दिया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ प्रिजन्स ने यह अंडरटेकिंग साइन की कि उन्होंने एग्जीक्यूशंस को पूरा किया है। सुनील गुप्ता जी ने बताया कि जब मैं घर जा रहा था, मैंने देखा कि प्रभा दत्त तिहाड़ के बाहर इंतजार कर रही थी और उन दोनों के साथ हुए आखिरी मिनट के ड्रामा से अनजान। उनकी स्टोरी और 4 अन्य जर्नलिस्ट की फ्रंट पेज न्यूज थी, जिसमें बिल्ला ने ये घोषणा की थी कैसे रंगा की एक्सप्लॉयटेशन की वजह से फ्रेम किया गया था। सुनील गुप्ता जी कहते हैं, मैं घर गया और मैं अपनी पूरी डेली रूटीन में लगा रहा। मैंने महसूस किया कि फांसी देखने का मुझ पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने इसके बारे में अपने परिवार से बात की। वास्तव में नहीं, मेरे पास शब्द नहीं थे। तो ये थी सुनील गुप्ता जी के द्वारा देखी गई रंगा बिल्ला की फांसी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।